नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प जापानी विचार के बारे में, इकिगाई। इकिगाई, हाँ। हमारे पास इससे जुड़ी किताब का सारांश है और ये बताता है कि कैसे एक लंबा, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। बिल्कुल। कभी सोचा है कुछ लोग 100 साल के करीब पहुंचकर भी इतने एक्टिव और संतुष्ट रहते हैं? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। जैसे जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग, उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र वाले लोगों में गिना जाता है। बिल्कुल, ओकिनावा का उदाहरण तो बहुत मशहूर है। तो आखिर उनका राज क्या है? आज हमारी कोशिश इसी इकिगाई के सार को समझने की है। मतलब ये है क्या और एक सार्थक जीवन जीने में ये कैसे मदद कर सकता है। हाँ, चलिए समझते हैं। ये जो शब्द है इकिगाई, इसका अगर मोटा मोटा मतलब निकालें तो है जीने की वजह। जीने की वजह, या कह सकते हैं सुबह बिस्तर से उठने का कारण। किताब यही कहती है कि हम सबके अंदर एक इकिगाई छिपी होती है। सबके अंदर, हाँ, बस उसे खोजना पड़ता है। असल में ये क्या है ना, ये हमारे जुनून, हमारी प्रतिभा और दुनिया को क्या चाहिए, इन सब का एक तरह का संगम है। अच्छा, तो ये सिर्फ पैशन नहीं है? सिर्फ पैशन नहीं, उससे ज्यादा है। पैशन, मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन, इन सब के चौराहे पर कहीं इकिगाई मिलती है, ऐसा मानते हैं। और ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र से इसका क्या कनेक्शन है? जो सारांश है वो बताता है कि सिर्फ अच्छा खान पानी काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी लंबी उम्र में इकिगाई और हल्की फुल्की कसरत और एक मजबूत सामाजिक जुड़ाव, इन सब का बड़ा हाथ है। सही कहा, वो सामाजिक जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ मोआई का जिक्र आता है। हाँ, मोआई, ये क्या चीज है? मोआई बड़े दिलचस्प समूह होते हैं। ये असल में एक जैसे इंटरेस्ट वाले या जरूरत वाले लोगों के सोशल सर्कल जैसे हैं। अच्छा, जो एक दूसरे का भावनात्मक और कभी-कभी तो आर्थिक सहारा भी बनते हैं। अरे वाह। हाँ, ये जुड़ाव अकेलेपन को दूर रखता है, एक अपनेपन का एहसास देता है, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मतलब कम्युनिटी का साथ बहुत अहम है। और जीवन शैली के दूसरे पहलू जैसे खान पान, इस पर कुछ खास? हाँ, खान पान में भी उनकी एक खास बात है, हारा हाची बू का नियम। हारा हाचीबू? हाँ, मतलब पेट सिर्फ 80% भरना। ओह। उनका मानना है कि थोड़ी भूख रखकर खाने से पाचन तंत्र पर कम जोर पड़ता है और शरीर ज्यादा स्वस्थ रहता है। ये तो सुनने में आसान लगता है, पर करना शायद मुश्किल है। हाँ, और वो ज्यादातर पौधे आधारित चीजें खाते हैं, सब्जियां, फल, टोफू वगैरह। मांस और प्रोसेस्ड फूड बहुत कम। 80%। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए शायद ये सबसे मुश्किल होगा। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक सक्रियता के बारे में क्या कहा गया है? यहाँ भी उनकी अप्रोच थोड़ी अलग है। वो जिम जाकर भारी भरकम कसरत करने पर उतना जोर नहीं देते। अच्छा, तो फिर है रिटायरमेंट नहीं? हाँ, मतलब लोग अपनी पसंद का काम तब तक करते रहते हैं जब तक उनका शरीर साथ देता है। उनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि जीवन का एक जरूरी हिस्सा है जो उन्हें उद्देश्य देता है। ये सोच तो काफी अलग है हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी से, जहाँ अक्सर लोग रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये हुई शारीरिक सेहत और खान पान की बात। मानसिक सेहत के बारे में? मानसिक रूप से सक्रिय रहना भी उतना ही जरूरी बताया गया है। कैसे? नई चीजें सीखते रहना, कोई दिमागी खेल खेलना, लोगों से मिलते जुलते रहना, ये सब दिमाग को तेज रखता है। और हाँ, तनाव कम करने पर भी काफी जोर है। तनाव, वो तो आजकल सबकी जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, और इसीलिए माइंडफुलनेस या ध्यान जैसी तकनीकों का सुझाव दिया गया है। जीवन में जो बदलाव आते हैं उन्हें स्वीकार करना, उनके साथ बहना, ये भी उनकी मानसिकता का एक अहम हिस्सा है। रेजिलियंस जिसे कहते हैं। रेजिलियंस, हाँ। अच्छा, इस किताब के सारांश में फ्लो की अवस्था का भी जिक्र है। हाँ, वो अवस्था जब हम किसी काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। इसका इकिगाई से क्या रिश्ता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है असल में। जब आप किसी काम में फ्लो महसूस करते हैं, मतलब पूरी तरह एकाग्र हैं, तल्लीन हैं, जहाँ चुनौती और आपकी क्षमता का एक सही संतुलन है। हाँ, बिल्कुल। तो ये अक्सर आपकी इकिगाई की तरफ एक इशारा होता है। अच्छा, तो ये बस अच्छा महसूस करना नहीं है। नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये एक तरह का दिशा सूचक हो सकता है जो हमें अनजाने में हमारी इकिगाई की तरफ ले जा रहा हो। और इसे पाने के लिए किताब कहती है कि एक स्पष्ट लक्ष्य रखें, खुद को थोड़ी चुनौती दें और हाँ, मल्टीटास्किंग से बचें। एक बार में एक काम पर ध्यान। एक बार में एक काम, ये भी आजकल मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल। तो फ्लो एक तरह से इकिगाई को पहचानने या अनुभव करने का जरिया हो सकता है।
पर जिंदगी में हमेशा सब कुछ फ्लो में नहीं चलता है ना। मुश्किलें भी आती हैं, नेगेटिव भावनाएं भी होती हैं। जाहिर है। दास श्रोत इस बारे में कुछ कहता है? शायद यहीं पर वो मोरिता थेरेपी का जिक्र आता है। बिल्कुल सही। मोरिता थेरेपी, जो जापान की ही एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, इसी से जुड़ी है। अच्छा, ये क्या है? इसका सार ये है कि अपनी जो नेगेटिव भावनाएं हैं, जैसे डर, चिंता, उदासी, उनसे लड़ने या उन्हें दबाने में अपनी एनर्जी बर्बाद करने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। स्वीकार करें मतलब बस महसूस करें? हाँ, बस उन्हें स्वीकार करें और अपना ध्यान अपने काम या अपने उद्देश्य पर केंद्रित रखें। मोरिता थेरेपी कहती है कि भावनाओं से लड़ने के बजाय वो एनर्जी अपने उद्देश्यपूर्ण काम में लगाएं। तो भावनाएं अपने आप चली जाएंगी? वो शायद जाए ना जाए, पर पार्श्व में चली जाएंगी। आपका फोकस आपके एक्शन पर होगा। ये मुश्किल हालात में भी कर्म करते रहने, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। यानी भावनाओं को महसूस करते हुए भी अपने उद्देश्य पर टिके रहना। ये सुनने में तो शक्तिशाली लगता है। हाँ, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। किताब में संडे न्यूरोसिस का जिक्र है। संडे न्यूरोसिस, ये क्या होता है? वो खालीपन या बेचैनी जो अक्सर छुट्टी वाले दिन जैसे रविवार को महसूस होती है, जब रोज की व्यस्तता हट जाती है और अचानक समझ नहीं आता कि क्या करे। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा। ये दिखाता है कि जीवन में एक दिशा या उद्देश्य होना कितना जरूरी है। उद्देश्य पा लेना, जैसा लेखक कहते हैं, अस्तित्व की लड़ाई जीतने जैसा है। अस्तित्व की लड़ाई। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इकिगाई सिर्फ कोई एक चीज, कोई एक जुनून ढूंढ लेना नहीं है। नहीं, हाँ, सिर्फ उतना नहीं, बल्कि ये जीने का एक पूरा तरीका है जिसमें सक्रियता हो, लोगों से जुड़ाव हो, खान पान में संतुलन हो और अपने उद्देश्य के साथ हर दिन को मायने देना शामिल है। एकदम सही कहा। ये अपने अंदर उस चीज को खोजना और फिर उसे अपने पूरे जीवन में, अपने रोजमर्रा के कामों में उतारना है। किताब इस बात पर जोर देती है कि अपना उद्देश्य पा लेने से न सिर्फ संतोष मिलता है, बल्कि मुश्किलों का सामना करने का हौसला भी बढ़ता है। तो आज की इस चर्चा का सार यही निकलता है, जीवन में अर्थ ढूंढना, एक्टिव रहना, लोगों से जुड़े रहना और एक उद्देश्य के साथ जीना। जैसा कि वो जापानी कहावत है, केवल तभी आप 100 साल जीना चाहेंगे जब आपका हर पल गतिविधि से भरा हो। बिल्कुल। और शायद सोचने के लिए एक सवाल ये हो सकता है हम सबके लिए, हाँ, कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी चीजें हैं, वो कौन सी एक गतिविधि है जिसमें हम पूरी तरह खो जाते हैं, समय भूल जाते हैं? फ्लो वाली अवस्था। हाँ, वही फ्लो वाली अवस्था। क्या उसे पहचानना और उसके लिए जानबूझकर समय निकालना, शायद यही आज के दौर में अपनी इकिगाई की तरफ पहला कदम हो सकता है। सोचने वाली बात है। चलिए इसी